हाय, आई एम रश्मि, द एडमिन ऑफ टीएलओ। और आप लोग बहुत टाइम से हमारे चेहरे देख ही रहे हैं। सो ना आई थिंक अब आप हम सबको पहचानते हैं काफ़ी अच्छे से, मुझे, नम्रता को। एंड इन द सीरीज़ ऑफ सेशंस जो हम लोग इंटरनेशनल वुमेंस डे और टीएलओ की सेकेंड एनिवर्सरी के लिए कर रहे हैं, उसमें आज हमारा सेशन है डॉक्टर प्रीति के साथ। हेलो डॉक्टर प्रीति। नमस्ते। नमस्ते। तो डॉक्टर प्रीति, जैसे कि वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये शी इज़ एमडी इन काय चिकित्सा, और ये काफ़ी नॉलेजेबल आयुर्वेदिक प्रोफेशनल हैं। और इन्होंने, जब से मैं इनसे मिली हूँ, आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो हमें ऐसा लगा कि ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचें जो चीज़ें डॉक्टर प्रीति बिलीव करती हैं, और जो एक्चुअली हमारा एंशियंट विजडम है, बोलना चाहिए। बहुत पुराने टाइम में हमारी दादी नानी की बातें, तो वो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। सो आई होप यू ऑल आर एबल टू हियर मी। अगर आप हियर कर पा रहे हैं तो प्लीज़ एक थम्स अप दीजिए, सो दैट वी कैन मूव अहेड। Okay, so let's get started. So, Dr. Preeti, thank you for coming with us on My TLO. pleasure. TLO हमारा एक कम्युनिटी है जो हमने 2 साल पहले फॉर्म किया, एंड इसमें सारी लेडीज़ हैं फ्रॉम छत्तीसगढ़। और आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला उसके लिए, वी आर रियली ग्रेटफुल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। आज कोरोना के बाद या फिर डे टू डे लाइफ्स में अब लोगों की सबसे बड़ी जो इच्छा है, या सबसे बड़ा जो मन में एक टेंशन सा है कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करें, और कैसे हम अपने बॉडी को ऐसा बनाएं कि हम लोग किसी भी तरीके की वायरस हैं या कोई भी तरीके की बीमारियां, उनसे फाइट कर सकें या स्ट्रांग रह सकें। सो आपके उसमें इम्यूनिटी क्या है आपके हिसाब से? व्हाट इज इम्यूनिटी एग्जैक्टली? Actually, immunity is not just absence of disease. ना कि ओके। मुझे कोई डिसीज नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ एंड आई एम इम्यून, ऐसा नहीं है। या जस्ट आपके पैथोलॉजिकल रिपोर्ट सब नॉर्मल आ गए ओके। सो आप इम्यून हो, ये भी नहीं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स अपने पास ऐसे भी आते हैं कि पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स आर ऑल फैंटास्टिक, ओके। फिर भी कुछ तो होता है, ओके। समझ में नहीं आता है, डॉक्टर बैठे बैठे रोना आता है कि ओके। कुछ तो हो रहा है। क्योंकि पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद कौन से डॉक्टर के पास जाओ वो कुछ समझ सवाल में नहीं नहीं आता। आता एग्जैक्टली। तो फिर डॉक्टर मुझे रोना क्यों आ रहा है, या हमारे हस्बैंड वाइफ के झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो उस समय वो जो स्टेज है वो अच्छी इम्यूनिटी की नहीं है। ओके। इम्यूनिटी मतलब आपका शरीर, मन और बुद्धि, ये तीनों मिलके अगर साथ चले और तीनों बैलेंस स्टेज पे है, देन इट्स इम्यूनिटी। शरीर, बुद्धि और मन, मन। शरीर, बुद्धि है और ना। मन, तीनों चीज़ें एक लाइन में होना चाहिए, वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट। तो वही आयुर्वेद वही है, शरीर, मन, आत्मा और बुद्धि। मैंने आत्मा को छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि शायद लोगों को लगा ये आध्यात्मिक नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सेशन ना जाए, लेकिन आयुर्वेद इसी के ऊपर है। ओके। ये चार चीज़ों के ऊपर ही है कि मन, आत्मा, बुद्धि, और इसका जो संयोग होता है उससे जीवन होता है। वेरी नाइस। तो हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या अपने आप को इन सारी चीज़ों को एक सिंक में रखने के लिए हमको डेली में मतलब क्या ऐसा करना चाहिए कि हमारी बॉडी, हमारा मन, हमारी बुद्धि, आत्मा सब एक सिंक में है? बेसिकली ना, अभी एमपी गवर्नमेंट ने हेल्दी सिटी मिशन एक चलवाया था, ओके। विज्ञान भारती रावण आयुर्विद्या के साथ में, अच्छा। है ना। उससे हम लोग क्या कर रहे थे ना, आपकी प्रकृति क्या है। प्रकृति इज दैट कि आप आपकी माँ की वूम से क्या लेके आए हो। ओके। शायद आपने दादी नानी के मुंह से सुना होगा कि इसकी तासीर ऐसी है। हाँ, बिल्कुल बोलते हैं कि इसकी हाँ, तासीर गर्म है या इसकी तासीर ठंडी है, हाँ, या है हाँ। ना। तो इसको ये ज़्यादा मत दो, या तू ये जरा कम खा, ये चीज़ें दैट इज प्रकृति। ओके। और हमारी प्रकृति का बाहर की प्रकृति के साथ जो सिंक्रोनाइजेशन होता है दैट इज इम्यूनिटी। ओके। कि अगर हम उसके साथ साथ तालमेल जुड़ा पा रहे
अगर बहुत ठंडी है और हम बहुत कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते नहीं बैठ रहे, ज़्यादा ठंडी में भी हम अपना रेगुलर काम प्रॉपर कर पा रहे हो विथ स्माइलिंग फेस, with a proper happiness quotient, then only that is immunity. दैट इज इम्यूनिटी, एग्जैक्टली। मतलब बेसिकली अपने मन खुश रहना चाहिए। Exactly. अगर सभी चीज़ें बैलेंस्ड है तभी हमारा मन खुश हो पाएगा। हाँ, सो दैट इज व्हाट इट इज that ऑल is, अबाउट। हाँ, happiness quotient बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे अब बदलते मौसम में हमको ऐसा क्या करना चाहिए जैसे कि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे, मतलब अपनी बॉडी स्ट्रांग रहे हर मौसम के साथ? कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल या अपनी फूड हैबिट्स चेंज करें? मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद इज नॉट जस्ट चिकित्सा शास्त्र, ओके। कि आज आपने 4 हल्दी की गोली खाई और आप ठीक हो गए। दैट इज नॉट आयुर्वेद, है ना। आयुर्वेद इज अ वे ऑफ लाइफ, ओके। कि वो 4 दिन की छड़ी घुमा के आने वाली काम नहीं है। कि आप आयुर्वेद को अपनाओ प्रॉपर, उसमें आप इन्वॉल्व हो जाओ, उसमें इमर्ज हो जाओ, ओके। तो आपको 1 साल में 2 साल में फैंटास्टिक रिजल्ट्स दिखेंगे। नॉट ओनली योर स्किन एंड हेयर फॉल, बट योर रिलेशंस एंड योर एकेडमिकल प्रोग्रेस एंड योर प्रोफेशनल प्रोग्रेस, सो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एवरीथिंग। एवरीथिंग इज देयर। बट यू हैव टू अब्जॉर्ब थिंग्स। Yes. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन डॉक्टर के पास गए, दवाई ले ली और आप ठीक हो हाँ, गए। कि आपने वो जस्ट हल्दी वाला दूध पिया 4 दिन और आप गोरे हो गए, ऐसे नहीं होता है ना। तो इसी बात पे हम ये डिस्कस करते हैं, जैसे कुछ मिसकॉन्सेप्शंस बहुत आजकल चले हैं। मतलब जैसे हमको ऐसा लगता है कि 8 घंटे की नींद हो गई, मतलब आपको एकदम बिल्कुल हेल्दी फिट रहना चाहिए, अगले दिन आपको नींद आना ही नहीं चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए। पर ऐसा होता है कि रात को देर तक सोने के बाद भी, पूरी नींद लेने के बाद भी शरीर में थोड़ा आलस अगर बना है, तो ये सब किस वजह से है? वो एक्चुअली रात के 10 PM से लेके सुबह 3 AM ये नींद जरूरी है। ओके। 8 घंटा इंक्लूडिंग दिस 5 आवर्स। ओके। और जरूरी नहीं है कि सबको 8 घंटे की नींद जरूरी है। अगर कोई वातज प्रकृति का इंसान होगा तो नो डाउट उसको 5-6 घंटे में उसकी नींद बहुत अच्छे से हो जाती है। बट वो ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है कि आप कब सो रहे हैं। एग्जैक्टली। और अगर वो बंदा 5 घंटे में उसकी नींद पूरी हो रही हो और आप 8 घंटे के हिसाब से उसको बोलोगे नहीं तुम्हारी नींद कम हो रही, तुमको नींद की दवाई लेनी चाहिए, यू शुड टू मेडिसिन, है ना, तो वो तो बंदा खाली पीली मेडिसिन पे जा रहा है कि नींद नहीं आ रही है। लेकिन ओके। किसी को 8 घंटे की नींद जरूरी है, किसी को 7 की भी जरूरत है, किसी की 5 की भी जरूरत है। तो इसके लिए भी आपको आपकी प्रकृति पता होना जरूरी है। और जो नींद आपकी 5 घंटे की भी है, तो वो भी आपका जो टाइम है 10 बजे से लेके, Exactly. मतलब रात को 10 बजे सो जाना इम्पोर्टेंट है। रात के 10 से 3 में आपके लीवर को प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता है। इवन यूएस से भी ये रिसर्चेस आए हैं कि दैट इज अ ब्यूटी स्लीप। ओके। अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो आप मेडिसिन एकदम तुरंत पे मत लीजिए, आप 3 दिन 10 से 3 सो के देखिए। अच्छा। ओके। तो जैसे अगर हम बालों की बात करें, बाल झड़ना, डैंड्रफ होना, ऐसी भी चीज़ें लोगों को, जैसे मुझे क्वेश्चंस आए थे जिन्होंने भेजा है कि ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है और डैंड्रफ है, तो इनके लिए हमको क्या अपने लाइफ में ये 3 चीजें अगर दिख रहे हैं, इसका मतलब वात प्रकोप, जो पंचमहाभूत होते हैं, पंचमहाभूत तो सभी जानते हैं कि हवा, वायु, जल, फायर और आकाश, पृथ्वी, है ना। अब वात बढ़ रहा है मतलब वायु एलिमेंट इनका ज्यादा बढ़ रहा है। ओके। वायु एलिमेंट अगर बढ़ रहा है तो आपका हेयर फॉल होगा, थोड़ा सा पैचेस होगी स्किन पे, ड्राइनेस बहुत होगा, आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इनकी नींद भी डिस्टर्ब होगी गारंटी से। ओके। है ना। ओके। कि जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है या इनको सपने आते हैं क्या, वो भी ज़्यादा देखना पड़ेगा। ओके। और जो बोलते हैं ना, बहुत संवेदनाशीलता होती है इन लोगों में, तो फिर ऐसे में इनका घी का इंटेक बढ़ाए। ओके। सबसे पहले तो घी कितना खा रहे वो मैटर करता है। दूसरा कि बॉडी में कितना ऑयल जा रहा है, बॉडी को कितना सनलाइट मिल रहा है, और बॉडी का एक हवा के साथ एक्सपोजर कितना है। ओके। अगर बॉडी का हवा के साथ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा तो वात बढ़ेगा। ओके। और ऑयल और घी का क्या है इसमें, कि हमको कितना घी और कितना ऑयल
कंज्यूम अब करना चाहिए उस केस में? वो भी डिपेंड है कि उनकी प्रकृति क्या है। हाँ। वो प्रकृति के हिसाब से हमारा घी और तेल का इंटेक ज़रूरी है, क्योंकि घी से हमारे बोन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। अभी ये कोरोना के दौर में हम सब ने देखा कि जो अबाउट 90 लोग थे, उनको अगर कोरोना हो भी गया ना तो वो अच्छे खासे वापस आ गए। ये सब ने मॉनिटर किया होगा। एग्जैक्टली। और जो है ना? हाँ। क्योंकि उन्होंने वो पुरानी हड्डी थी, घी खा के हड्डी बनी हुई थी, तो उनमें ना एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है। जिनकी हड्डी अच्छी रहती है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है, उनका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा रहता है। तो 95 साल की डोकरी भी 3 बहुओं को कंट्रोल में रख सकती है। बिल्कुल। है ना? नहीं, ये तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना? कि कुछ अलग ही एनर्जी होती है पहले के लोगों में। हाँ, कितनी भी चीजें कर लेते हैं, कितने भी काम कर लेते हैं, पर उनमें फिर भी और हिम्मत रहती है कि और चीजें वो अपने हाथ से निपटा लें। क्योंकि जब वो आज अगर कोई 95 इयर्स की लेडी है, तो वो जब 10, 20, 30 में थी, तब उस समय जीरो फिगर का कोई फंडा नहीं था। तो उनको ये कोई नहीं बोलता था तू मोटी हो गई, तू दुबली हो जा, तू फलाना डाइट कर, तू ये डाइट कर, घी छोड़ दे, मीठा छोड़ दे। है ना? वो अपने हिसाब से उसको जो चाहिए, उसकी बॉडी की जो नीड है वो लेती थी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना घी इनको खाना चाहिए या कितना ऑयल हमारे लिए ठीक है? एक्चुअली प्रकृति एनालिसिस नियर बाय कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हो उनके, तो प्रकृति एनालिसिस वो करवा ले। बहुत अच्छा, वो जैसे हॉरोस्कोप बनाते हैं ना, वैसे बनता है। वैसे अपने पास एक होना चाहिए। मेरे पास अगर हो तो मैं एक दिखाई दूँ। याद नहीं रहा मैं। प्रकृति एनालिसिस के अलावा भी प्रीति जी, जैसे कि अगर जनरली मतलब मैं सोचूं कि अब कितना घी मैं ले सकती हूँ, रोटियों में लगा के ले सकते हैं हम, खिचड़ी में डाल सकते हैं, या कैसे हम अपने रेगुलर घी के 3 to 4 स्पून घी चल सकता है। ओके। है ना? क्योंकि आप मैदा कट कर रहे हो, है ना? मैदा कट कर रहे हो तो ऑब्वियसली रोटी के साथ में उतना घी चल जाएगा। ओके। मैदे से जो लॉन्ग रन में गलत रिजल्ट्स आएंगे, उससे अच्छा घी अच्छा ही है। घी अच्छा और ही है। गाय और के घी जनरली से गाय के घी से मेटाबॉलिज्म या अपना डाइजेशन बहुत सही रहता है। ओके। तो इसलिए जनरली आपके हिसाब से लेडीज को 3 से 4 चम्मच घी लेना ही चाहिए। लेना ही चाहिए। ओके। तो घी इज द की। आई होप सब नोट कर रहे हैं। और एक और चीज़, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अभी कमेंट्स में डाल सकते हैं, तो हम वो सेशन के टाइम पूछ लेंगे। और एक क्वेश्चन था कि इवन घी के साथ कोकोनट भी आप अच्छे से ले सकते हैं, तिल बहुत अच्छे से ले सकते हैं। तिल हर सीजन में ले सकते हैं? नहीं, वो तो सीजनल पार्ट आता है। हाँ हाँ। कि अपने यहाँ पे तिल की जगह पे फिर बीच वाले पीरियड में हम अलसी ले सकते हैं। ओके। तिल खत्म हो जाए उसके बाद अलसी, उसके बाद मूंगफली। उसके बाद मूंगफली। तो तिल हम ठंड में? हाँ, और जो एकदम भरी हुई ठंड रहती है उसमें तो सरसों भी यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ। वो एक ऐसे ग्रेड्स है कि सरसों, तिल, अलसी और फिर मूंगफली, इस तरह से। अच्छा, ये भी सही है। अब एक क्वेश्चन हमें ये आया था कि मिल्क एंड फ्रूट्स, जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं कि मिल्क के साथ फ्रूट्स नहीं मिक्स, ऐसे कई लोग बोलते हैं। हाँ, तो इसमें कितना सच है कि क्या हम मिल्क शेक्स नहीं लेना चाहिए नहीं, या फ्रूट सैलेड्स? सिर्फ बनाना मिल्क के साथ चलता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। ओके। बनाना मिल्क शेक से भी ना वो हाथ से चूर के देते हैं। अच्छा। उसको आप मिक्सर में मत घुमाओ, क्योंकि वो गर्म होता है और उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो निकल जाते हैं। अच्छा, तो जो लकड़ी की जो मथानी आती हाँ, है, लकड़ी की मथानी है। बनाना तो हाथ से जस्ट मैश हो ही जाता है। ओके, मैश करके दूध में अच्छे हाँ, से मिक्स करके वो दे और सकते हैं। एप्पल शेक वगैरह? एप्पल का मुझे लगता है वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हुआ है। अच्छा। क्योंकि एप्पल आया अंग्रेजों के दौर से, ओके। और अंग्रेजों ने ये बोला था एलोपैथी, मॉडर्न पैथी में, कि हैव एप्पल अ डे एंड कीप Keep the डॉक्टर doctor अवे। away। लेकिन वो उनके क्लाइमेट के लिए सही जाता है, हाँ हाँ। जहाँ पे ठंड बहुत होती है। एंड एप्पल इज देयर रीजनल फ्रूट। अच्छा। अपने यहाँ पे रीजनल फ्रूट नहीं है एप्पल, ओके। है ना?
और अपने यहाँ से जब एप्पल आता है तो कम से कम 15-20 दिन आते हैं। उसके ऊपर वैक्स लगा रहता है क्योंकि उसको ठीक रखना है। हाँ। तो रादर देन उसके फायदे, हम उसके नुकसान ही ज़्यादा झेल रहे हैं। ओके, तो तो हमारे एमपी छत्तीसगढ़ के जो रीजनल फ्रूट्स हैं उनमें एप्पल आता ही नहीं है, तो आता ही एप्पल नहीं कंज्यूम है, करना कोई फायदे का कोई नहीं। फायदा ही नहीं, मतलब ही नहीं। ये तो हमें मतलब एप्पल को हम बहुत हेल्दीएस्ट फ्रूट समझते आए थे आज तक कि बहुत सारे लोगों को गैस होता है, समझ में नहीं आता है उनको एप्पल से हो रहा है। एप्पल से। ओके। क्योंकि आप देखो ना, उसको पानी में भी डाल के देखो ना, वो ऐसे तैरेगा। काट के भी देखो तो उससे बुलबुले आएंगे। ओके, तो इतना सारा गैस अगर उसी के अंदर है तो तो फिर वो फिर हमारी हमारे बॉडी को अंदर भी नहीं वही बेनिफिट करेगा। करेगा। हाँ। ओके। तो बेर हमारे इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। बेर है, आंवला है, बेर, आंवला हमारे, जामफल है, जामफल, जामुन है। अभी वाटरमेलन, के सीजन में तो ग्रेप्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। ग्रेप्स, वाटरमेलन और ये सब वाटरमेलन, मेलन। खसमा, इवन एक सन मेलन करके आता है फ्रूट, ओके। दैट इज ऑल्सो गुड। ओके, जो ककड़ी और खसमेलन के बीच का एक रहता है। वो यहाँ पे बोलते हैं शायद बालम ककड़ी। शायद ऐसे पीली पीली हाँ रहती हाँ है। हाँ हाँ हाँ, मैंने एक बार हाँ देखा हाँ, है उसको, तो वो बहुत थोड़ा। सुंदर लगती है वो भी। अच्छा अच्छा, तो दैट इज और आल्सो वेरी दैट इज गुड। ऑल्सो गुड। और ये चीज़ें हमको बच्चों एक्चुअली को। क्या है ना, ये फ्रूट्स दिखते हैं पर ऐसा लगता है कि शायद ये, मतलब हम खरीदते नहीं हैं उनको, समझ ही नहीं आता कि ये क्या है। हाँ, जो इसका क्या बहुत करें। ज़्यादा देसी हैं, जो हमने एक्चुअली एप्पल और कीवी में ही रह गए। सही है कि जो हमारे कुछ काम के नहीं है। ओके। और फ्रूट सैलेड्स के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? फ्रूट सलाद नहीं होना चाहिए, ओके। है ना, क्योंकि उसमें सब मिक्स फ्रूट्स रहते हैं। उसके साथ ऊपर आप दही दूध भी डालते हो, कस्टर्ड पाउडर भी डालते हो। कस्टर्ड पाउडर पैक्ड फूड में आता है, तो उसके न्यूट्रिशंस कितने बचे हैं यू डोंट नो। तो दैट इज जस्ट स्टमक फिलर। कस्टर्ड पाउडर वो सिर्फ कस्टर्ड को मतलब फ्रूट सैलेड को ही वो गाढ़ा करता है, ऐसा नहीं है। हाँ वो हाँ। हमारे पेट में भी सिर्फ फील करता है। ओके, तो कस्टर्ड और ये सब तो तो फ्रूट्स जैसे नेचुरली हैं, हाँ, उनको एक फ्रूट एक बार में ले लो सैलेड बनाने के। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हम्म। बजाय कि सैलेड बनाए। बजाय सैलेड बनाए, जैसे कई बार होता है घर में, जैसे 2-3 बच्चे हैं तो आपने एक मैंगो काट के आधा आधा दे दिया, फिर ककड़ी हाँ, काट के आधी आधी दे दी। चलेगा, वो वो चलेगा, चलेगा। वो चलेगा। बस उसमें हम कुछ और ऐड ना करें, जैसे कस्टर्ड है हाँ, या फिर। वो एकदम साथ में मिक्स, उसका कुछ मुंह में ना बन जाए। अच्छा अच्छा। कि जैसे 3 छोटे छोटे पीसेस हमने मुंह में रखे, हाँ हाँ। बच्चा चबाए और उसका एक अलग कुछ एंजाइम ना बन जाए। ओके ओके। है ना, पहला एक कुछ खाया, वो बच्चे ने चबा चबा के खा लिया, फिर दूसरा खाया, वो बात अलग। ओके, क्योंकि जैसे विटामिन सी वाले फ्रूट्स अलग हैं और ये भी अलग हाँ। है। ठीक है, तो फ्रूट सैलेड की जगह अलग अलग फ्रूट्स। अब एक और क्वेश्चन था जो है कि फ्रोज़न फूड के बारे में, कि हाउ हेल्दी इज़ फ्रोज़न फूड। जैसे कि लोग मैंगो पल्प मैंगो के सीज़न में इकट्ठा करके रख लेते हैं, या फिर मटर स्टोर करके रख लेते हैं, या फिर चना बूट जो आता है हरा हाँ चना, हाँ। उसको स्टोर करके रखते हैं फ्रीज़र में। तो ये सब चीज़ें कितनी हेल्दी हैं? और नहीं, फ्रीजर में अगर वो फ्रोजन भी करके रखी, ठीक है, आपको जुलाई में आम मिल गए, आम मिला है, बट योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट प्रिपेयर फॉर दैट टू डाइजेस्ट द मैंगो पल्प इन दैट बारिश। ओके। तो वो पचेगा ही नहीं, तो खा के कुछ फायदा ही नहीं। जस्ट स्वाद के लिए आप पेट बिगाड़ोगे, वो फिर पेट खराब हो जाता है, डाइजेशन खराब, मेटाबॉलिज्म खराब, हेयर फॉल होगा, आपकी स्किन झुर्रियाई, फिर पिगमेंटेशन ज़्यादा होगा। सो बेसिकली जिस सीज़न में जो फ्रूट आ रहा है उसको उसी समय खाएं, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली ऐसी डिज़ाइन है हाँ, कि उस फ्रूट को उसी समय डाइजेस्ट कर सके। एग्जैक्टली। ओके। तो और ये जो वेजिटेबल्स हैं जैसे मटर है और ये इनका। ये सभी, क्योंकि बारिश के जो दिन है ना, उसमें ऑलरेडी वात बढ़ा हुआ रहता है। अच्छा। है ना, बारिश के दिनों में आपने देखा कि किसी के पेट गड़बड़ा हमेशा रहता है, या थोड़े से बुजुर्ग लोगों को ऐसे घुटने पे हाथ दे के उठते कि थोड़ा सा चलता है, तो मटर ऑलरेडी वात बढ़ाती है। तो ओके। फिर बढ़े हुए वात में और वात बढ़ाना कोई समझदारी का काम तो है नहीं। तो इसलिए वात मतलब मटर है, चने हैं, ये चीज़ें गर्मी गर्मी में खा ले, फिर उसको अच्छे से बाय बाय करें, नेक्स्ट गर्मी का इंतज़ार करें।
एक क्वेश्चन है स्किन केयर के बारे में। इसमें लोग पूछ रहे हैं कि आफ्टर 40 की एज में, 40 की एज के बाद अ, हम लोगों को डेली केयर में स्किन के लिए और हेयर के लिए क्या इंक्लूड करना चाहिए? एक तो खाने में मुझे लगता है चेंज करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, 20 से लेकर 40 तक लड़कियां पढ़ने के लिए हॉस्टल में रहती हैं। फिर नई नई शादी होके जाती है, तो नई नई शादी में क्या खाओ, कैसे खाओ, कितना खाओ, एक थोड़ा सी झिझक होती रहती है, है। रहती है। पता नहीं सबके साथ रहती है नहीं रहती है ना। लेकिन एक थोड़ा सा रहता है, कॉमन कुछ तो एक डिफरेंस होता है, रहता है। कुछ तो हाँ डिफरेंस हो जाता है। हाँ हाँ। इवन खाने के पैटर्न में चेंज हो जाता है उनकी। हम्म। तो फिर वो एक बीच में उनकी डिलीवरीज आती है, बच्चों के पीछे समय जाता है, तो वो जो पतझड़ होती है बॉडी में, रिपेयरिंग के लिए समय नहीं मिलता है। अगर उसके साथ कोई जॉब भी कर रहा है तो वो तो एक अलग ही इशू हो जाता है ना। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशंस हुई है, हेयर फॉल है या स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो सबसे पहले अपना बॉडी चेकअप करवाओ आयुर्वेदिक वे से, एक आयुर्वेदिक नज़र से, कि आपको स्पेक्स नहीं लगे, आपके नाखून ब्रिटल तो नहीं हो रहे, आपके हेयर्स खराब हो गए क्या। और ये अगर आपको कुछ भी दिख रहा है तो सबसे पहले एक मॉर्निंग ड्रिंक स्टार्ट करना ज़रूरी है। कि वो एक अलग अलग होता है कि हर सीज़न के अकॉर्डिंग फर्स्ट ड्रिंक, किसी को मेथी दाना होता है या किसी को जीरा सौंफ का जीरे का होता है, पानी। तो वो आपको स्टिमुलाइज करेगा। तो ये होना चाहिए सूर्योदय के आसपास, क्योंकि 40 तक आते आते आप संसार में ठीक जम जाते हो, है ना। और तो फिर सुबह उठ सकते हैं हाँ, जल्दी। तब सुबह उठ सकते हो एट द एज ऑफ 40। मैं ओके। 40 तक की बात कर ही नहीं रही। है ना, ओके। तो खुद के लिए वो एक फर्स्ट ड्रिंक, फिर थोड़ा सा बादाम, काजू, काजू तो नहीं बोलूँगी, बादाम है, किशमिश है, अखरोट आप ले सकते हैं गले हुए थोड़े थोड़े, वो भी अकॉर्डिंग टू सीजन। कभी आप गला के लीजिए, कभी लड्डू बना के लीजिए, कभी खीर बना के लीजिए। इट्स अपॉन सीजन सीजन। एंड योर प्रकृति। प्रकृति। फिर आपका ब्रेकफास्ट मस्ट है हाँ हाँ। ब्रेकफास्ट अच्छे से हो, वो भी नहाने के बाद ब्रेकफास्ट हो, तो दैट विल मेक यू ब्यूटीफुल। क्योंकि ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट करा फिर थोड़ा सा काम करा फिर 11 साढ़े 11 बजे नहाने गए, ये काम नहीं। क्योंकि उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन उस तरह से बनता है। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर बाथ। आफ्टर बाथ। ओके। मतलब जैसे कई लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट लंच लेते हैं, सुबह कुछ चाय ले ली और नहीं तो फिर उनको हर 15 दिन में आप ब्यूटिशियन के पास जाना पड़ेगा ना। तो अगर आप रोज का 10 मिनट का समय नहीं निकालोगे ब्रेकफास्ट का, तो आपका 15 दिन में पक्के से 3 घंटा पार्लर वाले के पास जाके बैठना पड़ेगा। ओके। वो नहीं पूरा था ना। एक्चुअली कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सुबह भूख नहीं लगती हाँ, कि ब्रेकफास्ट कर सके, सुबह सुबह इतना नहीं खाया जाता। नहीं तो वो जो फर्स्ट ड्रिंक है वो आपको इग्निट करता है। ओके। इसीलिए जो फर्स्ट ड्रिंक हम कंपलसरी करते हैं वो इग्निशन के लिए। ओके। और हमको कहाँ पूरी थाली भर के खाना है, शुरुआत आप 4 निवाले से करें, है ना। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि पूरा थाली परोस के खाओ। लेकिन इसके ऊपर भी एक मैं बात बताती हूँ, जब हम होटल्स में जाते रहते हैं तो तब तो 7:30-8 बजे लोग वहाँ का जो 5 स्टार ब्रेकफास्ट होता है जरूर जमाजम खाते हैं। पर घर पे नहीं करते पर हैं। घर पे उनको वहाँ पे भूख लगती है और घर पे नहीं लगती है, तो दैट इज सिलेक्टिव ना फिर। बेसिकली मुझे ये भी लगता है कि समहाउ मतलब मेनली लेडीज के साथ तो ऐसा है कि ठीक है हम तो ले लेंगे, पहले बच्चों का निपटा लें या पहले जेंट्स का निपटा लें, तो वो अपनी तरफ थोड़ी सी लीनियंट हो जाती हैं समहाउ। उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपने को पित्त प्रकृति की जो लेडीज होती है ना, जिनका फायर एलिमेंट जाता है, उनको भूख ज़्यादा लगती है और ऐसी जोरदार लगती है। और अगर उनको खाना समय पे नहीं मिला तो वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती हो जाती है। अब देखो आपको भूख लगी है, आपको सबको परोसना है,
आपका बच्चा कुछ कर रहा है, पति कुछ कर रहा है, सबको आप बुला रहे हैं, आ जाओ रे, आ जाओ रे, आ जाओ रे, आप ऐसे गुस्सा बढ़ रहा है। उससे अच्छा ना आप पहले खुद की प्लेट ले लो, पहले खा लो शांति से, और फिर सबको प्यार से बुलाते रहो। दैट विल बी बेटर ना। एग्जैक्टली। ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी मोस्टली रहती है विमेन में, इसके लिए कोई फूड या कोई सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो ले सकती हैं प्लीज घर पे? विटामिन डी के लिए तो सनराइज के सिवा कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं है ना। और सनराइज भी ऐसा कि सूर्योदय के बाद में 2.5 घंटा। ओके। बाकी तिल है, कोकोनट है, ये चीज़ें आप उसको इग्नेट करेगी, अब्जॉर्ब करने में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी। तो सुबह उठ के तिल खाएं, या तिल के तेल का ऑयल पुलिंग करें। तिल के तेल का ऑयल पुलिंग तो स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, सबके लिए अच्छा है। वो एक प्रैक्टिस में आना चाहिए। व्हाट इज ऑयल पुलिंग? ऑयल पुलिंग मतलब जब हम ब्रश करते हैं तो एक 20 ml ऑयल मुंह में रख के हम उसको घोले, गार्गल करें? गार्गल यहाँ से होते, गार्गल नहीं, अच्छा, यहाँ हाँ। टिथ के नीचे, अच्छा। टंग के नीचे, वहाँ पे रखे और फिर उसको हिला के फिर स्पीट करें। अच्छा, है ना। तो ये कितनी देर रखना ये चाहिए? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स आपको रखना है ऑयल? Yes. और उसके लिए तिल का तेल अच्छा रहता है? इट्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन सीजन, हाँ। कि किसी को तिल का तेल कभी सूट होगा, कभी कोकोनट ऑयल सूट होगा। ओके। तो तिल का मेरे ख्याल से फिर सर्दियों में और कोकोनट ऑयल गर्मियों में? एग्जैक्टली हम्म। है ना। तो उससे फिर आपके रिंकल्स, आपका हेयर फॉल, आपके जो काले दाग आते हैं किसी किसी को, वो चले जाते हैं, पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन। और सबसे बढ़िया कि नी जॉइंट्स में जिनकी प्रॉब्लम है, उनका नी जॉइंट्स का प्रॉब्लम जाता है। जो नी जॉइंट्स का लुब्रिकेशन कम होता है, एक सर्टन एज के बाद आवाज आती है, क्रैक, हाँ। क्रिपिटेटिंग कट साउंड सी आवाज आती है। वो नहीं आती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तिल का तेल या कोकोनट ऑयल को मुंह में रख के थोड़ा कुल्ला करना, हाँ 10 मिनट रखना। हाँ तो उससे हाइड्रेशन बनता है बॉडी का, तो स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम्स और Exactly. नी पेन, सभी हाँ। चीज़ों के लिए वो काफ़ी अच्छा है। पूरा बॉडी ऑयल हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है। मॉइस्ट हो जाती है बॉडी। नाइस। तो उससे मतलब जो स्किन की ड्राइनेस है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा? एग्जैक्टली। ओके। और उसके साथ साथ फिर हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो तो इसी तरह से बनाए हैं कि वो सबको काम आ जाए। ओके। है ना, कि उसमें तिल भी है, बादाम भी है, उसमें मुलेठी भी है, कि किसी को अगर हल्दी सूट नहीं करती है तो उसको हम कॉम्पनसेट करते हैं कि मुलेठी डाल के। बनाए, हाँ। कि हल्दी सबको सूट नहीं करती, किसी को कोई चीज़ सूट नहीं करती, तो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना के हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए ना, कि वो सबको चल जाती है, ओके। तीनों प्रकृति के लेडीज़ को, ओके। एवरी टाइप ऑफ बॉडी। प्रकृति इज, आज की भाषा में बोला जाए तो दैट इज बॉडी टाइप। तो एक और चीज़ है कि सुबह की धूप जो है उसके बारे में भी एक क्वेश्चन है कि हार्डली सुबह घर से निकलने का टाइम मिल पाता है कि लेडी सब काम छोड़ के धूप में जाएं सनलाइट के लिए, तो उसका तो फिर क्या ऑल्टरनेटिव है? कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, लेकिन हाँ, अगर हम सोचे कुछ रास्ता तो निकल ही आता है ना, कि अगर हम थोड़ा सा अर्ली उठे तो कितनी देर धूप में रहना जरूरी है? 40 मिनट्स, 20 मिनट्स इज ओके। 20 मिनट्स टू 40 मिनट। हाँ, ओके। मतलब जब तक आप बच्चे को स्कूल बस तक भी छोड़ के आते हो ना, हाँ हाँ। इट्स सफिशिएंट। ओके, तो उतनी देर में हाँ। भी थोड़ा मोड़ा सनलाइट अब्जॉर्प्शन हो जाता है? एग्जैक्टली। ओके। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस हैं किसी को जो पूछना चाहते हैं? अच्छा, मैंगो शेक ले सकते हैं? हाँ, मैंगो शेक ले सकते हैं। मैंगो शेक ले सकते हैं, मैंगो एंड मिल्क साथ में बिल्कुल, मिक्स करने हाँ, में कोई दिक्कत कोई नहीं? प्रॉब्लम नहीं। ओके। रैदर मैंगो प्रॉपर गला के ही उसको प्रॉपर पानी में रखना चाहिए पहले मैंगो 5-6 घंटे तक, तो उसकी गर्मी कम हो जाती है। जब भी मैंगो लाएं तो उसको 2-3 घंटे Exactly, पानी में रखें, पानी में रखें, तो उसकी गर्मी कम हो जाती है और वो जो पिंपल्स और जो पेट गर्म होने का होता है तो वो नहीं Exactly. होता। ओके, तो मैंगोज पानी में रखना है और आप उसका मैंगो शेक भी ले सकते हैं।
एनी अदर क्वेश्चंस अगर किसी को हैं तो वी कैन आस्क एक्चुअली नेक्स्ट आप देखिए ना, स्टूडेंट्स। इम्यूनिटी और ब्यूटी अगर हम देखें ना, तो पूरा खेल सुबह का ब्रेकफास्ट और डिनर बिफोर सनसेट, डिनर बिफोर सनसेट, इसी में पूरी आपकी ब्यूटी है एग्जैक्टली। ना। और प्रीति जी, जैसे कुछ आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस हैं, हम्म। जैसे स्वर्ण प्राशन है, तो ये कितने इम्पोर्टेंट है और ये क्या ये आज के दिन में स्वर्ण प्राशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो हम फूड खा रहे हैं ना, अनाज खा रहे हैं, तो हर जगह पे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं। और सोने का मेन स्पेसिफिक गुण ये है कि वो जहर को मारता है, जहर कम होता है, और हम रोज जहर खा रहे है ना। दूसरा, उसका ब्रेन के ऊपर काम होता है। तीसरा, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रखता है, आपकी स्किन अच्छी रखता है। अगर आप लोग बहुत सारे लोग करते हैं गोल्ड फेशियल करते हैं, इतने ही पोर्शन में आप गोल्ड को घिस घिस के, अब वो भी पता नहीं एक्चुअल गोल्ड होता है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन वही गोल्ड अगर आप इंटेस्टाइन में डालते हो, वो स्पेसिफिक नक्षत्र पे, पुष्य नक्षत्र वो एक शनि का नक्षत्र होता है, जिस दिन डाइजेस्टिव सिस्टम अपनी एकदम से लो पे रहती है। ओके। तो उस दिन अगर हम सोना प्राशन करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी अच्छी रहती है। तो एग्जैक्टली स्वर्ण प्राशन में होता क्या है, मतलब स्वर्ण प्राशन में हम आपका वेट, हाइट, एज, इसको काउंट करते हुए आपकी नाड़ी उस दिन की क्या बताती है, वो काउंट करके आपका बल देख के आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ सोना पिलाते हैं, एक अनुपान के साथ, कि कभी हम ब्राह्मी के साथ देते हैं, कभी हम शंख पुष्पी के साथ देते हैं। इट डिपेंड्स कि मौसम क्या चल रहा है। ओके। कि कभी वचा के साथ, इट डिपेंड्स कि वो अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग उनकी प्रैक्टिस होती होगी, लेकिन जो मैं खुद करती हूँ वो पर महीने अलग अनुपान के साथ मैं स्वर्ण प्राशन कराती हूँ। गोल्ड की भस्म, गोल्ड की भस्म प्रॉपर रहती है उसमें। ओके। एंड जो हम यूज करते हैं वो लैब टेस्टेड होता है, ओके। और क्वांटिटी उसकी पर्टिकुलर टेस्टेड होती है, कि ऐसा नहीं कि आपको भी वही दूँ, आपके बाजू में आया उनको भी वही दूँ, ऐसे नहीं कि ये सबको 2 ड्रॉप्स पोलियो के, ऐसा स्वर्ण प्राशन नहीं होता है। स्वर्ण प्राशन हर एक का अलग होता है। भले कि हमारे संहिताओं में 16 साल तक लिखा है स्वर्ण प्राशन, लेकिन उस समय ये एक्सपेक्टेड था कि 16वें साल में लेडीज के शादी हो जाए, या उस समय से वो सुवर्ण के बहुत सारे आभूषण पहनती थी, ज्वेलरी बहुत सारे पहनते थे, सोने की थाली में खाना खाते थे, है ना। अब हम तो हम ना सोना पहन रहे, तो वो घिसना, उसके ऊपर से नहाना, वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। और ऊपर से इतना फर्टिलाइजर्स का इनटेक बढ़ गया। अगर हम लो कास्ट में भी देखते हैं ना, वो लोग पैरों में ऐसे बड़े बड़े चांदी के कड़े डालते हैं। हाँ। कि जो महलों में रहती है लेडीज, वो सोना पहने, क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत है, क्योंकि सोने से उनकी एक्टिवनेस बढ़ेगी, और जो काम करती है ऑन द रोड, उसके पैर गर्म ना हो, इसलिए उसको चांदी पहनाई हुई है। मतलब बहुत सुंदर ये सब काम है जो पहले के सोचे हुए हैं, जो लोगों ने किसको बनाया क्या पहनना है। अब आप देखो ना, मणिपुर चक्र, मतलब हमारा जो सोलर प्लेक्सस है, वहाँ पे कमर पट्टा पहनाते हैं। अच्छा। मैंने अभी ये 3 महीने में मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को कमर पट्टे वापस पहनवाए। कमर पट्टा यानी करधन? करधन। ओके। क्योंकि उससे एसिडिटी कम हो जाती है आपकी। अच्छा, तो ये करधन क्या प्रॉपर करधन घुंघरू वाला है या कुछ पतला सा? जस्ट पतला सा भी पहने तो भी, क्योंकि जिसको एसिडिटी होती है, जिसको डायबिटीज की कोई प्रॉब्लम है, जिसका पैनक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहा है ना, तो उसको हमने चालू कर दिया। अच्छा, और उससे इम्प्रूवमेंट होता है? ऑफ कोर्स, विदाउट एनी मेडिसिन। नाइस, ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद। ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद। अच्छा, एक ये तो स्वर्ण प्राशन है, और स्वर्ण प्राशन एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम बहुत छोटे बच्चों से स्टार्ट कर सकते हैं? 6 महीने से। 6 महीने से ऊपर से 16 साल तक तो हमारी संहिता में प्रिस्क्राइब्ड है। हाँ। और उसके बाद अभी मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ वो 70 इयर्स तक कर रही हूँ। 70 इयर्स तक के लोग करा सकते हैं, क्योंकि इसके रिपोर्ट्स अपने को ऐसे मिले अभी कि जो लोग रेगुलर करते थे उनको एक तो कोरोना हुआ नहीं।
ओके। और जिनको हुआ वो 2-4 दिन में छोटे मोटे सिम्टम के साथ ठीक हो गए। ठीक हो गए। तो Nice. इम्यूनिटी इज दैट ना, हाँ, कि ऐसा नहीं कि हम बीमार कभी हो गए ही नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन अगर बीमार कभी होंगे हो भी पर गए रिकवर जल्दी हो जाता रिकवर फास्ट हो जाते हैं, छोटे मोटे डोज से हो जाता है। है हो काम। जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि सरसों के तेल से भी ऑयल पुलिंग कर सकते हैं क्या, मोनिका भाभी का? सो अच्छा, सरसों के ऑयल से जब एकदम बहुत ठंड होगी, दिसंबर जनवरी वाली, तो एक बार थोड़ा सा करके देखिए, अगर उनकी प्रकृति कफ वाली होगी ज़्यादा हाँ हाँ। तो शायद उनको सूट करें, हम्म। लेकिन वो थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह ले वहाँ पे आजू बाजू जो होगी। तो ये मतलब एक्चुअली कैसे पता चलेगा कि हमको वो ऑयल से दिक्कत हो रही है, मतलब क्या वो होगा उससे? अंदर छाले आ जाए, क्योंकि गर्म होता है इसलिए। क्योंकि गर्म होता है ओके। तो वो इसलिए। हमको या तो वहाँ के किसी डॉक्टर से आप सलाह लेके पूछें, या तो फिर 1 दिन 2 दिन ट्राई करके देखें एकदम हाँ ठंड के मौसम में। हाँ, एकदम ठंड के मौसम में। रेगुलर मौसम बारिश गर्मी में अभी हम तो नहीं कर अभी सकते। तो नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। इवन सरसों का ऑयल वो नाभि में डाल सकते हैं, हम्म। जिससे लिप बाम का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, मतलब लिप्स लिप में बाम कभी की जरूरत ही जरूरत नहीं नहीं पड़ती पड़ती, है ना। क्योंकि नाभि में। हाँ, ओके। बस तो वो सरसों का तेल नाभि में हर सीजन में डाल सकते हैं? बिल्कुल ओके। होठों के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि थायराइड क्योर करने के लिए कुछ रूटीन है ऐसा जो फॉलो करना चाहिए जिससे थायराइड में रिलीफ बिल्कुल। मिले? एक्चुअली जिसको थायराइड है वो अगर दही छोड़ दे, अच्छा। एटलीस्ट बारिश ठंड इन दिनों में, तो अच्छा रहेगा। अच्छा। कुछ एक्सरसाइज होती है जो सिंहासन बोलते हैं हम, सिंहासन करें या गार्गलिंग करें नमक के पानी से अच्छा, रेगुलर। रेगुलर, तो ओके, तो उससे उससे थोड़ा रिलीफ। थायराइड की टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गार्गलिंग और थोड़ी एक्सरसाइजेस जो एग्जैक्टली। आयुर्वेदिक एक्सरसाइजेस होती हैं। ओके। विशुद्ध कंठ आजकल ना सभी जो सेंटर्स है, चक्रास है, हाँ हाँ। उसके अलग अलग मेडिटेशन आते हैं। ओके। तो अगर वो लेडी विशुद्ध चक्र पे मेडिटेशन करे, विशुद्ध चक्र हमारा थायराइड ग्लैंड। एग्जैक्टली। हाँ, तो उसका मेडिटेशन करने से, और ठंड के समय में, बारिश के समय में दही छोड़ना है। हाँ, दही छोड़ना है। तो क्योंकि क्या होता है ना, दही के कारण हमारा कैल्शियम बढ़ता है, कैल्शियम बढ़ता है करके लोग कैल्शियम के लिए दही रपारप खाते हैं, है ना, तो उससे और प्रॉब्लम बढ़ती है। ओके। और तो वैसे इन जनरल लोग दही खाना चाहिए कैसे? दही सिर्फ नवंबर दिसंबर में आपको सूट करेगा। नवंबर दिसंबर। Yes, जब हमारी इच्छा नहीं होती खाने की, हाँ। है ना। तो अभी गर्मियों में तो दही, गर्मियों में छाछ 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 लीजिए। बनाए, हाँ, दही ना लेते हुए छाछ, बाकी सब ऋतुओं में चल जाएगा, अच्छा, दही नहीं चलेगा। दही नहीं चलता। हाँ ओके, क्योंकि छाछ पतली हो जाती है इस वजह से। एग्जैक्टली, पतली, और वो जो मतने से प्रक्रिया होती है ना, हाँ उससे हाँ। उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। अच्छा। क्योंकि हमारे इसमें ना थोड़ी साधन वही रहता है, जैसे सौंठ है और अदरक है। हाँ हाँ। अदरक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सौंठ औषधि है दोनों वही चीजें, दोनों वही चीज़ है। पर तो वो ये कैसे छोटी-छोटी बना चीज़ें है हैं। उसके ऊपर। कैसे बना है, कैसे सूखा है, वैसे दही और छाछ तो एक ही है, हाँ, बस उसको मतने से उसकी क्वालिटी बदल जाती फायदा करने है, लगती फायदा है। करती है। और जिनको गैस की टेंडेंसी है उनका मॉर्निंग रूटीन या ड्रिंक क्या होना चाहिए, फर्स्ट थिंग टू टेक इन मॉर्निंग? वो तो धनिया जीरा मिश्री सौंफ वाला अगर फर्स्ट ड्रिंक ले, हाँ हाँ। मिट्टी का पानी ले, मिट्टी का पानी? मिट्टी के बर्तन वाला पानी। मिट्टी के बर्तन में हाँ धनिया सौंफ या जीरा हाँ, मिक्स। इसको गला के रखें और वो कंज्यूम करें। अच्छा। दूसरा, अगर गैस हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके इमोशनल स्टेटस गड़बड़ाए है। अच्छा। है ना, एक तो आपका रात का जागना, सुबह का उठना पता नहीं। बीच में एक ऐसे भी मिथ है कि सुबह उठते 4 गिलास पानी पियो। काफी पॉपुलर है ये। काफ़ी पॉपुलर है, और उसके कारण भारत में 70% लोग आज डायबिटीज़ है। अच्छा। है ना, रादर भारत इज सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन डायबिटीज। डायबिटीज। तो ये ऐसे जो मिस है ना, उठने के बाद 4 गिलास पानी, सही, लेकिन उठो कब, उसका एक शास्त्र है ना। सूर्योदय के बाद में कफ बढ़ जाता है, मतलब जल तत्व और पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है,
अब आप 8 बजे उठोगे और उसमें 4 गिलास पानी पियोगे तो वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ जल तत्व और बढ़ेगा। ओके। तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बुझ जाए। तो पानी कब ज़्यादा पीना चाहिए अगर आप जल्दी अगर उठ रहे आप हैं? जल्दी उठे तो आप 2 गिलास पानी पिए, अच्छा। है ना। अगर आप लेट उठ रहे हो तो थोड़ा सा कुनकुना करके थोड़ा पानी पीना है, अच्छा। पौन ग्लास, पौन ग्लास जितना। है ना। और वो भी मुंह में घोल घोल के पानी पिए, ना कि हमको बॉडी फ्लश नहीं करनी है, हमको बॉडी मॉइस्ट रखनी है। क्योंकि खेत में भी अगर हम एक पाइप से जोर से कहीं पानी डालो तो वो कीचड़ बन जाएगा। बड़ी मोटर से आप एक बड़े पाइप से डालो, कीचड़ कीचड़ बन बनेगा। जाएगा। और स्प्रिंकलर्स लगाते हो तो वहाँ पे पौधे बहुत अच्छे से चीज से। तो कैसे घोल के पीना चाहिए पानी? तो मुंह से आप ग्लास लीजिए हम्म। और 3-3 घूंट एक बार में मुंह में घोल घोल के फिर पानी पिए। जैसे वो कुल्ला वाला एक्शन हाँ, होता है, ये ऐसा करके करके फिर पानी फिर पीना है। पानी पिए। ये तो हमने बड़े लोगों में देखा है कि वो लोग जब भी पानी पीते थे, हम्म। पहले के लोग तो हमेशा ऐसे करके ही पानी पीते थे, तो शायद यही वजह रही और होगी। उसमें एक तो सलाइवा अपनी मिक्स होती है, हाँ। और अगर आप फील करोगे ना वो पानी गर्म हो जाता है जब वो पेट में जाता है। ओके। अब लिखा गया था कि गर्म पानी पियो, जैसे ये सोने का स्वर्ण का भी हुआ ना, कि शास्त्रों में लिखा था कि सुवर्ण लेवे, पुष्य नक्षत्र पे सुवर्ण लेवे। अब लोगों ने सुवर्ण लेवे मतलब सोना लिया और बैंक में रखा, है अच्छा। ना। हाँ, ये पुष्य नक्षत्र पे तो ये काफी है कि हाँ, गोल्ड खरीदना चाहिए। हाँ, खरीदना वरीदना नहीं था, लेना है। लेवे, ऐसा ऐसा शब्द है। स्वर्ण, ओके। स्वर्ण लेवे, ओके। है ना। वैसे ये पानी का भी, कि गर्म पानी पिए, गर्म पानी। अब मुंह में वो अच्छे से गर्म हो जाता है पानी। आप लोग कोशिश करके देखिए कभी। हाँ, नहीं बिल्कुल हो ही जाएगा वो तो। हाँ, कि अगर 3 हाफ सेकंड भी आप मुंह में रखते हैं ना तो उसमें हो जाता है। ये अपने जो यूट्यूब चैनल पे हमने ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई है। आपका यूट्यूब हाँ, चैनल? रावण आयुर्वेदा। रावण आयुर्वेदा। हाँ, तो हम इस सेशन के तो बाद उसकी लिंक पोस्ट करेंगे, इन केस आपको विजिट करना है आप विजिट कीजिए। और एक क्वेश्चन और है प्रीति जी कि व्हाट रूटीन शुड वी फॉलो इन आवर डेली लाइफ, जो एक जनरल हर किसी को फॉलो करना चाहिए, कोई रूटीन, उठना, खाने पीने से लेके मुझे लगता कुछ एक है जेनरिक चीज जो है। मुझे लगता है सूर्योदय के पहले जस्ट आधा घंटा उठे और 10 बजे सो जाए। अच्छा। और अगर आज के दिन में आपको वो पॉसिबल नहीं है तो अगर आप 1 बजे सोते हो तो पौन बजे सोना चालू करें। अगर आप 11 बजे सोते हो तो 11:15 बजे सोना चालू करें, क्योंकि ओवरनाइट कोई चेंजेस नहीं होने वाले। या फिर अगर आपका लंच आज 2 बजे हो रहा है तो आप 1:30 बजे चालू करें, लेकिन कोशिश ये करना है कि 12 बजे तक अपना लंच हो जाए। आफ्टरनून में 12 बजे तक लंच। हाँ, या जो एकदम मोस्ट आइडियल लंच टाइम जो है वो सुबह के 10-10:30 बजे। और ब्रेकफास्ट? वही मतलब हेवी मील, दैट हेवी इज अ मील। मेजर मील, अच्छा। क्योंकि वो मील ही आपका दिन भर का न्यूट्रिशन करता है। ओके, तो 10 है बजे ना? या तो लंच या ब्रेकफास्ट आप जो भी बोले, जो 10। 10 बजे आपका मोस्ट हेवी मील, मोस्ट प्रेशियस मील उस समय हो जाए। और ऑटोमेटिकली अगर आप सनराइज के टाइम उठते हैं तो उस समय तक तो अच्छी खासी भूख लग भूख भी जाएगी। लगती है, बनाने के लिए भी सब एक सिस्टम बन जाता है। तो कोशिश करें कि आप जो भी काम कर रहे हैं 15-15 मिनट अर्ली करें। हर महीने का 15 मिनट का टारगेट रखें, तो हो सकता है 2 साल में आप एकदम परफेक्ट इसमें आ जाए। तो जल्दी सोना और जल्दी उठना एक ये बेसिक है जो सबको फॉलो करना ही चाहिए। 10 बजे सोना, और मतलब आगे आप कभी भी, हाँ, है ना। लेकिन सो 10 बजे जाइए। हाँ, क्योंकि 10 बजे कोई भी इंसान सोएगा तो कितना सो के कितना सोएगा वो, कितना सोएगा। सही बात है। है ना। और उठने के बाद आप ब्रेकफास्ट या लंच एक हैवी मील थोड़ा 9-10 बजे कर लें। हाँ, और तो फिर वो जो आज का फूड फैट जो अभी नया आया है इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला, वो भी आपका फॉलो हो जाएगा। कि इधर आपने 10 बजे खाया, उधर 6 बजे खाया, तो 18 घंटे का हो ही गया, गैप हो गया। अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है तो भी है। पर हाउ यूजफुल इज इंटरमिटेंट फास्टिंग? तो क्या कई लोग बोलते हैं जैसे हर 1-1 घंटे में 2-2 घंटे में खाओ। वो वही होता है कि आपकी प्रकृति क्या है। Okay. इट डिपेंड्स ऑन योर प्रकृति। अगर कोई कफ प्रकृति का इंसान है तो वो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आराम से कर पाएगा।
अच्छा। अगर कोई पित्त प्रकृति ज़्यादा है या पित्त का थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा है, उनके लिए वो 2-2 घंटे की फूड सिस्टम वो अच्छी है। अच्छा। इसलिए हमारे घर में जो बोलते थे ना नानी या दादी कि इसकी तासीर ऐसी है, इसको लगता है थोड़ा। इवन हम हमारे बच्चों के साथ भी ये बात करें तो हम बोलते हैं ये चटोरी है, इसको आते जाते कुछ लगता है खाने को। तो वो प्रकृति है। तो हर तो इंसान को बेसिकली अपनी प्रकृति पहचाननी है और उस हिसाब से अपनी फूड हैबिट्स बनानी है। एग्जैक्टली। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हर घंटे कुछ खाने की जरूरत है तो खाइए। खाइए, क्योंकि वो फिर इंसान ना थोड़ा थोड़ा ही खाता है। ऐसा नहीं होता है कि हर घंटे आप प्लेट लेके बैठ रहे हो या हर घंटे आप पिज्जा पूरा बर्गर मील खा रहे हो, ऐसा हैं, कुछ ऐसा नहीं नहीं होता है। तो या तो पूरा अच्छा फुल फ्लेजेड मील 10 बजे और 6 बजे, या फिर हाँ। हर घंटे थोड़ा 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 हाँ, तो ऐसे। वो अकॉर्डिंग टू प्रकृति डिपेंड करता है। ओके। और उसी से आपका जो रस धातु बनता है, जो खाते हैं आप, डाइजेस्टिव फूड बनता है, तो उससे आपके हार्मोन्स बनेंगे। एक बात और छूट गई, अगर आप ब्यूटी और इम्यूनिटी की बात कर रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि आपके हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ मत करें। आपके हार्मोन्स सही रहने चाहिए, तभी आप ब्यूटीफुल दिखोगे। और ये कैसे इंश्योर करें कि हमारे हार्मोन्स आपके पीरियड्स ठीक से आ रहे हैं क्या, आपको पीएमएस ज़्यादा हो रहा है क्या, या डिस्मेनोरिया हो रहा है क्या, ये कुछ हो रहा है, इसका मतलब आपके हार्मोन्स बहुत गड़बड़ है। दो इट इज कॉमन थिंग राइट नाउ, बट दिस इज नॉट नॉर्मल थिंग। और हम कॉमन को नॉर्मल नहीं बोल सकते। तो आपका हार्मोनल बैलेंस होना बहुत हार्मोनल जरूरी बैलेंस है। होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं सोचती हूँ, अभी ये पिछले 10 साल से मैंने भी काफ़ी इसके ऊपर देखा कि जब आपके मेंस्ट्रुएशन चालू है, उस समय अगर आप एक जगह पे बैठो, शांति से रहो, ज़्यादा आपाधापी मत करो, मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, मैं क्या क्या करूँ, या सुपर वुमन बनने के लिए वही 2 दिन नहीं है। तो थोड़ा रिलैक्स होना थोड़ा चाहिए। सा रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि लोग बोलते हैं कि दिस इज नेचुरल और जस्ट फ्लो तो है, लेकिन सुसु पोटी भी आप एक जगह पे बैठ के करते हो, बहुत बेसिक। सभी लेडीज है इसलिए मैं इतना खुल के बता रही हूँ। लेकिन जो तो पहला वाला सिस्टम था कि मेंस्ट्रुएशन पे रेस्ट होना चाहिए। होना जरूरी। हो सकता है कि हमको वो 2 जनरेशन ठीक से बता नहीं पाए वाई, लेकिन सिस्टम तो 100% सही थी, शायद बताने का तरीका कुछ गलत हो गया। अपना एक बेसिक जो है वो कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा वो नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं करना फिजिकल एक्टिविटी। दूसरा क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन में कोई लेडी खाना बनाती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, तो पेनफुल कंडीशन में वो खाना बना रही है, वही पेनफुल कंडीशन में बना हुआ खाना उसका हस्बैंड खा रहा है, उसके बच्चे खा रहे हैं, तो वो बच्चों की सेहत क्या रहेगी। तो बेसिकली ये लिंक है कि जो मेंटालिटी से आप खाना पका रहे हैं वो खाने में जा रहा है, और आपका वही खाना बाकी लोग कंज्यूम करें, तो इस वजह से ऐसा रहा होगा। हाँ, कि आप उस समय खाना ना बनाए, पीरियड्स खाना किचन में ना जाए, पानी को मत छुए। हाँ, है ना, क्योंकि पानी से तो सभी ऊर्जा फट से एक दूसरे में ट्रांसमिट होती है। तो बेसिकली एनर्जी ट्रांसमिशन की बात। एग्जैक्टली वो एनर्जी। छोटे बच्चे को अपने पास ना रखिए, है ना। अभी हम देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को पीरियड्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास ही सोते हैं ना काफ़ी समय बच्चे। तो अगर हम हॉस्टल्स में रिसर्च हुआ है, काफ़ी जगह पे रिसर्च हुआ है हार्मोनल सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर, तो अगर जैसे हम दोनों एक रूम में रहते हैं, तो तुम्हारे पीरियड्स आते हैं तो उसके आगे पीछे हमारे पीरियड्स आके वो एक समय पे 2-4 महीने में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। अच्छा। तो अगर ये चीज़ अट्रैक्ट करती है तो वो तो छोटा बच्चा है, उनके ऊपर भी ये असर करेगा ना, क्योंकि वो हमारे बॉडी से कुछ सीक्रेट होता है जो हमको नहीं दिखता है। सम काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। यस, एनर्जी और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन उस समय। अच्छा। यस, काफ़ी नॉलेजेबल बातें हुई और काफ़ी चीज़ें हमने सीखी डॉक्टर प्रीति से। डॉक्टर प्रीति, आप बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स भी हैं जो आप बनाते हैं, खुद अपने हाथों से घर में बनाते हैं, और काफ़ी उसमें मतलब आई हैव सीन मोती की भस्म, सोने की भस्म, ये सब डालते हाँ। रियल। तो ये प्रोडक्ट्स सभी लोग यूज़ कर सकते हैं सभी इन जनरल। एग्जैक्टली, ये मैंने तीनों प्रकृति के हिसाब से बनाए हैं।
और उसमें भी मैंने जैसे मोती, स्वर्ण, डायमंड, ये जो अलग अलग किए हैं वो और स्पेसिफाई हो जाता है, और सीजन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा चलता है, और आपकी बॉडी क्या मांगती है। अगर कोई डायरेक्ट मुझसे ले रहा है तो अभी हम गूगल फॉर्म भी चालू करेंगे कि गूगल फॉर्म भर के अगर सामने वाला ऑर्डर करता है तो हम उसको उस तरह से चीज़ें चीज़ें पहुँचाएंगे। पहुँचाएंगे। तो अगर आपको इसमें और इंटरेस्ट है तो हम इसके बाद डॉक्टर प्रीति का नंबर शेयर कर देंगे, एंड आपको जिनको भी टच में आना है यू कैन गेट इन टच, और यू कैन गेट योर थिंग्स फ्रॉम हर। और बस अब लास्ट में एक चीज़, इस बार का इंटरनेशनल वुमेंस डे का थीम है ब्रेक द बायस। तो आपका कोई मैसेज है ये इस बारे में कि व्हाट इज़ बायस, या क्या लोगों को बायस विमेन की तरफ आपने कभी देखा है होते हुए, या अपने पर्सनल में महसूस किया, या आपको लगता है कि लेडीज़ ही अपने साथ कोई बायस करती हैं? तो क्या आप इसके बारे में बोलना चाहते हैं? मुझे लगता है बेसिकली भारतीय संस्कृति बायस नहीं है, क्योंकि 25,000 बिफोर अपनी संस्कृति है, और वहाँ से हमारे यहाँ लेडीज़ ने तो यमराज से भी वार्तालाप किया है, एंड माँ अनुसया ने तो जो ब्रह्मा विष्णु और महेश उनका शील हरण करने आए थे उनको भी बच्चा बना के उनकी इच्छा पूरी की, मतलब वो Exactly. एक गट्स रखती थी, पहले की, है हाँ ना। बिल्कुल। मतलब ये हमारी संस्कृति है। इवन जो शंकराचार्य की वाइफ, शंकराचार्य के साथ मंडन मिश्र करके एक ऋषि थे, वो हार गए एक बार, तो उनकी वाइफ वहाँ पे आई मंडन मिश्र की और बोली आप मेरे पति से जीते हैं, लेकिन वो गृहस्थ है, उनकी अर्धांगिनी मैं हूँ, तो जब तक आप मुझसे नहीं जीतोगे आपकी जीत पूरी नहीं होगी। और वो माँ भारती ने उनको जिताया, तो शंकराचार्य एक महिला से हार गए थे, है ना। तो ये चीजें ना भारत छोड़ के किसी और भूमि में नहीं दिखती या किसी धर्म में नहीं दिखती, लेकिन बीच में 500 ऑलमोस्ट 500 साल से जैसे मुगल का राज्य आया, एक इनसिक्योरिटी हुई, लड़कियों के साथ अत्याचार, क्योंकि उनको पता था ना कि इनको अगर दहशत में रखना है तो इनके श्रद्धा स्थान और इनकी महिलाएं, इनको अगर हम छेड़छाड़ करो तो ये डर जाएंगे। Exactly. तो वो 500 साल का वो दौर ऐसा गुजरा, दैट वाज अ दौर, वो एक मोमेंट था, है ना। अब ऐसा हो गया है कि बीच में 2-3 जनरेशन को तो पढ़ने को भी नहीं मिला, अब हम पढ़ तो रहे हैं। हो सकता है कि और एक 20-25 साल के बाद में ये जो भी अभी दिख रहा है वो नहीं रहेगा, और कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा है इसलिए नहीं कि हम लेडीज हैं, इसलिए कि उसकी सोच वैसी है, बिकॉज वो सामने वाला उतना इनसिक्योरिटी में जी रहा है, और या वो ये सोचता है कि हम कमज़ोर हैं, हाँ, या हम सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं और सामने वाला हमारे ऊपर ऐसा कर सकता है हमारे और साथ। हम अगर बोल रहे हैं ना कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे, तो सबसे पहले तो ये थॉट यहीं पे ड्रॉप कर देना चाहिए आज के दिन में कि हमारे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, ये दौर है, वो सामने वाले का प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना। क्योंकि जो हम सोचेंगे वही अट्रैक्ट होगा। बिल्कुल। क्योंकि लता मंगेशकर जी के साथ कोई बायस नहीं हुआ, इंदिरा गांधी जी के साथ कोई बायस नहीं हुआ, सुषमा स्वराज जी के साथ कोई बायस नहीं हुआ। अगर हमारे संस्कृति में बायस होना ही था, अगर हमारी संस्कृति ऐसी थी, हाँ नो डाउट वेस्टर्न कल्चर में ये बायस थे, क्योंकि उनको वोटिंग के अधिकार ही अभी अभी मिले। जिस स्विट्जरलैंड को हम बहुत ग्रेट समझते हैं, उनको तो 1971 में महिलाओं के वोट्स के राइट मिले हैं ना। तो हमारे उनकी बराबरी हो ही नहीं सकती, वो बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारे तो विमेन पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है काफी पहले से exactly. और जब से हम आज़ाद हुए तब से हमारे यहाँ पे विमेन्स के वोटिंग राइट्स है। और पहले भी अगर हम देखें तो अहिल्याबाई या फिर रानी लक्ष्मीबाई, बहुत एग्जाम्पल्स रहे हैं हमारे पास में। तो बेसिकली बायस नहीं होता था, वो बीच में एक दौर गया जिसकी वजह से थोड़ी सी चीजें गड़बड़ हुई, और हो सकता है ना, क्योंकि उस समय ना लोग भी डरे हुए थे, वो भी थोड़े से दरिद्रता का तरफ जा रहे थे क्योंकि लूट चुके थे। तो एक होता है ना कि मेरी बेटी सुरक्षित रहे, मेरी बेटी की, या फिर बीच में ऐसा हुआ कि जिम्मेदारियां निकालने का एक दौर आया, या ये भी हो सकता है कि पिछले जो अपने पीछे के 2-3 जनरेशन से उन लोगों को शिक्षण ही नहीं मिला,
क्योंकि जैसे मुगलों का राज्य आया 500 ईयर्स पहले, तो लड़कियों की पूरी गुरुशालाएं बंद कर दी गई। अदरवाइज लड़कियां गुरुशाला में जाके पढ़ती थी, पढ़ती थी। है ना। अब शिक्षा ही बंद हो गई तो सोचने का तरीका ही बंद हुआ। एग्जैक्टली। तो आपका क्या मैसेज है आज टीएलओ की लेडीज के लिए कि कैसे अपने मतलब उनके साथ अगर कोई बायस हो रहा है तो उनका तो कैसा स्टैंड? नहीं, उनको तो छोड़ दो, कोई अपने साथ बायस कर रहा है ना, उसको तो छोड़ ही दो। पहले अपना खाना पीना देखो, हमारा ध्यान धारणा देखो, है ना। हमारा हवा पानी अन्न का इनटेक अच्छे से करो कि हमारा पूरा बैलेंस एक कॉन्फिडेंस के साथ हम उनके साथ डील कर पाए। बिल्कुल। तो है बेसिकली ना। लेडीज अपने साथ बायस ना करें इज हाँ। द मैसेज फॉर टुडे। सो कि हम अपने लिए कुछ बनाए। अगर अपने को कुछ पसंद आता है, मुझे ये गाना सुनना है तो मुझे ये गाना सुनना है, वो लगाए। कि हाँ जब कार में जाते हैं हम कहीं घूमने, तो ऐसा ना हो कि बच्चा बोल रहा है ये गाना, पति बोल रहा है ये गाना, मुझे भी ये गाना सुनना है, आप भी लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ ये क्लिनिक पे बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, लेकिन उनका स्वर्ण प्राशन के लिए भी घर वाले हाँ बोलते हैं क्या, मैं उनको पूछती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जब पूछती हूँ करती हूँ, हर चीज आप ना सबको पूछ के नहीं करते हो। जो आपके लिए जरूरी है वो आपको करना चाहिए। करना चाहिए, जो आपके बच्चे के लिए जरूरी है वो आपको स्टैंड लेना चाहिए। और स्टैंड आप तभी ले पाओगे जब आप शारीरिक मानसिक और बौद्धिक रीत्या परिपूर्ण हो, बिल्कुल जब आप बैलेंस्ड हो। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा मैसेज है डॉक्टर प्रीति की तरफ से कि ये जो बायस है सोसाइटी की तरफ से तो बाद में ब्रेक कीजिए, पहले अपने साथ खुद बायस मत कीजिए। तो हम लोग ये क्योंकि मुझे कोट याद आता है, जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, औरों के कंधे पे तो जनाजे निकलते हैं। बिल्कुल सही। तो मुझे, अगर मैं बोलूंगी कि मुझे इज्जत दो, तो कौन देगा मुझे इज्जत? आप अपनी इज्जत करिए पहले। मैं मेरी इज्जत करूं, बिल्कुल सही। है ना। तभी आपको इज्जत हाँ, मिलेगी। ये दौर भी यूं निकल जाएगा। सही बात है। चलिए थैंक यू सो मच प्रीति जी हमारे साथ रहने के लिए आज। और आज का हम सेशन एंड करेंगे ब्रेक द बायस साइन के साथ। ब्रेक द बायस एंड अपने साथ बायस ब्रेक कीजिए एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय।